दोस्तों, मेरा नाम आब्दिल स्टेलवाट है। मैं 36 लड़का रहने वाला हूं। मेरी गर्लफ्रेंड का नाम सुष्मिता है। अभी हमारे रिलेशनशिप को 11 साल हो गए हैं। जल्दी ही हम शादी करने वाले हैं और यह घटना आज से 5-6 साल पहले किया है। मेरी गर्लफ्रेंड का घर मेरे घर से 300 किलोमीटर की दूरी पर है। उस वक्त मैं एक इंश्योरेंस कंपनी में काम करता था और ठीक मेरी गर्लफ्रेंड वह कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। वह हर्ष शाम को ट्यूशन जाती थी। एक दिन ऐसे ही वह ट्यूशन से वापस घर जा रही थी कि तभी उसको जैस्मिन फ्लावर की बहुत तेज खुशबू आई और उसी वक्त अचानक एक कोल्ड ब्रीज उसकी बॉडी को टच करके चली गई। उस वक्त उसे बहुत अजीब लगा, लेकिन उसी रात जब वह पानी पीने के लिए उठी तब उसको लगा कि दरवाजे के पीछे अंधेरे में कोई खड़ा है, वह भी पूरा ब्लैक कपड़े पहने हुए। उसने एक टोपी भी पहनी थी। देखकर लगता था जैसे वह उसी को देख रहा है। उसने तुरंत अपने हाथों से आंख मिली और देखा तो वहां कुछ भी नहीं था। उसने ठीक पानी पिया और चुपचाप सो गए। दोस्तों, इसके अगले दिन सब कुछ नॉर्मल था, लेकिन फिर जैसे ही रात हुई तो सोते वक्त उसको ऐसा लगा जैसे उसकी चादर किसी ने खींची हो। ऐसा 2-3 रातों में हुआ था और तो रातों को उसने ये महसूस किया कि कोई उसे गलत तरीके से टच कर रहा है और वह साया ब्लैक कपड़े में उसे हर रोज दिखने लगा। वह रात रात भर सो नहीं पाती थी। इसी वजह से उसकी हेल्थ भी डाउन होने लगी। दोस्तों, 15-20 दिन यह सब सहने के बाद फाइनली मुझे उसने यह सारा किस्सा बताया। अब मुझे बचपन से एक वरदान भी मिला था कि अगर मैं सच्चे दिल से घुटने टेक कर जीसस से प्रे करो तो हर बार वह मेरी बात सुनते थे। दूसरे की परेशानी उसके ऊपर से हट जाती थी। हाँ, पर एक बात थी कि वह परेशानी मेरे ऊपर आती थी, लेकिन कुछ ही दिनों में वह ठीक भी हो जाती थी। तो ठीक जिस दिन मेरी गर्लफ्रेंड है मुझे इन सब के बारे में बताया, तो ठीक मैंने उसी रात को रो रो कर उसके लिए प्रेयर करना स्टार्ट किया। प्रेयर करते समय मुझे थोड़ी थोड़ी ठंड भी लगी। जब मैंने आंखें खोलकर देखा तो यकीन मानिएगा मैं बिना कपड़ों के बैठा था। उस वक्त मैं नमक और जलते हुए कैंडल के बीच में था और ठीक मेरे फोन में सुष्मिता को वीडियो कॉल लगा हुआ था। मैंने वीडियो काटा और आंखें बंद करके दोबारा प्रेयर करना स्टार्ट किया। उसी वक्त अचानक मेरे कानों में आवाज आई कि रुको। जब मैंने आंखें खोली तो मैं घर के सामने वाले अपार्टमेंट के, जो कि 6 से 7 फ्लोर का था, उसकी छत के किनारे खड़ा था। अगर मैं एक कदम भी आगे बढ़ाता तो मैं वहां से सीधा नीचे गिर जाता। मैं अपने आप को किसी तरह संभालते हुए वहां से नीचे उतरा। मैंने घर जाके पेड़ खत्म की, जिसके अगली रात सब कुछ नॉर्मल हो गया। मैंने जल्दी से यह पूरी घटना चर्च के फादर को बताई। उन्होंने मुझसे कहा कि सुष्मिता की छाया कमजोर है, लेकिन तुम्हारी छाया बहुत स्ट्रांग है, जिसने उसकी छाया को प्रकट किया है। दोस्तों, उस दिन के बाद से आज तक सब कुछ नॉर्मल है और तो और अब हम जल्दी शादी भी करने वाले हैं। बस इतनी ही थी मेरी ये कहानी। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अदिल्स स्टील वॉर की कहानी। इनकी कहानी वाकई सबसे अलग थी और जो कुछ भी इन्होंने बताया बड़ा ही दिलचस्प लगा। मैं अपनी ओर से इनको जल्दी ही शादी की बहुत बहुत बधाइयां देता हूं। बाकी दोस्तों, आपको इनकी कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, क्योंकि अब मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की दूसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, यह कहानी मेरे बड़े पिताजी की है जब वह स्कूल में पढ़ते थे और मेरे पिताजी जिस स्कूल में पढ़ते थे वह विदेशों में है और तो और वह अंग्रेजों के जमाने का स्कूल है। एक दिन पिताजी का स्कूल में नाइट स्टे था, तो बड़े पिताजी और उनके दोस्त सब के सब मस्ती कर रहे थे। उनमें से उनके एक दोस्त उनको कहा कि अपने स्कूल के फर्स्ट फ्लोर में बहुत है, लेकिन दोस्तों ये बात बड़े पिताजी को पता थी। उन्होंने अपने दोस्त से कहा कि मुझे पता है कि यहाँ भूत है। उनके दोस्त ने उनसे और बाकी लड़कों से कहा कि सब उस फ्लोर को जाकर चेक करते हैं कि सच में वहां कोई भूत है या फिर सब अफवाहें उड़ाते हैं। तो दोस्तों, आपको बता दूं कि बड़े पिताजी को मिलाकर वह लोग कुल 6 लोग थे। तो ठीक सब लोगों के सो जाने के बाद वह सीढ़ियों की तरफ निकले। सबके सब उस समय बच्चे ही थे। सभी बहुत घबराए हुए थे, लेकिन आपस में एक दूसरे को दिखा नहीं रहे थे। चारों तरफ एकदम अंधेरा था। कीड़ों के चरचराने की आवाज आ रही थी। उसी वक्त चलते चलते सबसे आखिरी में जो चल रहा था उसका किसी ने हाथ पीछे की तरफ खींचा। एक बार को तो उसे लगा कि शायद उसके किसी दोस्त ने खींचा होगा। उसने फुसफुसाते हुए पूछा, तो उसके आगे चलने वाले लड़के ने कहा कि आखिर में तो तू ही चल रहा है, तो हम में से कौन खींचेगा।
शायद तुझे वहम हुआ होगा। दोस्तों, उस फ्लोर में लाइब्रेरी भी थी। तो जो लड़का सबसे आगे चल रहा था उसने लाइब्रेरी के अंदर देखा। यकीन मानिए, उसने पैंट में ही पेशाब कर दिया। वह वक्त एकदम जम सा गया। उसे ऐसा करते थे। सबने उसी ओर देखा तो सब के सब यकीन मानो एकदम बहुत डर गए। दोस्तों, बड़े पिताजी बताते हैं कि उन्होंने एक लड़की को देखा जो फांसी में झूल रही थी। उस वक्त जो लड़का आखिरी में था वो बहुत जोर से चिल्ला, मानो सबकी नींद तो उठी हो। सभी बड़ी तेजी से भागे। उन सबके चिल्लाने की आवाज से बाकी बच्चे और टीचर भी जाते। माहौल एकदम गर्म हो चुका था। उन्होंने तुरंत टीचर को सब कुछ बता दिया। यह बात सुनकर बाकी के लोग भी डर गए। टीचर ने सभी बच्चों को उसी समय अपने अपने घर भेज दिया। फिर अगले दिन मेरे बड़े पिताजी ने स्कूल की हिस्ट्री पता की तो उन्हें पता चला कि उस स्कूल में एक लड़की पढ़ती थी जो कि 12th क्लास में थी। वह दिखने में बेहद खूबसूरत थी। उस लड़की का अफेयर वहां के एक टीचर से था। उस टीचर ने लड़की का गलत फायदा उठाया था और उसे धोखा दिया। लेकिन वह इतने में ही नहीं रुका, उसने बदनाम भी कर दिया। बस इसी वजह के कारण उसने फर्स्ट फ्लोर की लाइब्रेरी में, जहां कोई आता जाता नहीं था, वहां उसने फांसी लगा ली। तो दोस्तों, यही थी कहानी जो कि मेरे बड़े पिताजी ने मुझे सुनाई थी। और ठीक यह कहानी तब की है जब वह स्कूल में पढ़ते थे। मुझे नहीं पता कि यह सच है या झूठ। आप लोग कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और हां, मेरे पास 6 कहानी और है जो कि मेरे परिजनों ने मुझे सुनाई है। समय मिलते ही मैं जल्द ही भेजूंगा। धन्यवाद। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी आदित्य श्रीवास्तव की कहानी। अब इनके बड़े पिताजी ने सुनाई तो कहीं ना कहीं कुछ सच्चाई तो होगी। बाकी आपको जो भी लगे नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तब तक मैं आपको ले चलता हूं हमारी आज की तीसरी कहानी की तरफ। आइए सुनते हैं। राधे राधे दोस्तों, मेरा नाम अमित है। मैंने इस चैनल के लिए पहले भी स्टोरी दी है। उम्मीद करता हूं सबको वो कहानियां पसंद आई होगी। और सबसे बड़ा थैंक्स मैं महेश भाई को करता हूं, क्योंकि उन्होंने मेरी 2 कहानियां अपने चैनल पर अपलोड की। साथ ही ये घटना मेरी मां के साथ हुई थी। उस वक्त उनकी उम्र कम थी। मां एक बार आम के बाग में आम तोड़ने गई थी। वह महीना जून या जुलाई का रहा होगा। मां तोड़ने के चक्कर में इतनी खो चुकी थी कि उन्हें आसपास क्या हो रहा है किसी चीज का ध्यान नहीं था। लेकिन वह ऐसा कब तक करती। तब उन्होंने गौर किया कि एक आदमी जो कि इतनी चीज चिल्लाती धूप में कंबल लपेटे पीपल के पेड़ के नीचे खड़ा है। मां ने जब उसको आवाज लगाई तो उसने कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया। मां धीरे धीरे उसकी तरफ जाने लगी। मां के गांव में एक नदी है और मां को पता है कि कौन सी जगह पर ज्यादा पानी है और कौन सी जगह पर कम पानी है। दोस्तों, तभी वह आदमी भागकर उस जगह जाकर कूद गया जहां पर बहुत गहरा पानी होता है। मां ने ऐसा देखा तो वह भागकर आम के भाग में गई। उन्होंने वहां एक बूढ़े आदमी को देखा तो कहने लगी कि चाचा, उधर एक आदमी डूब गया है जो कि कंबल लपेटे हुए था। दोस्तों, कहीं ना कहीं को यह पता चल गया था कि वह कोई आम इंसान नहीं था। चाचा ने मां को तुरंत कहा कि बेटा, अभी तुम घर जाओ। इस बारे में किसी को भी मत बताना और हो सके तो मंदिर में जाकर हाथ जरूर जोड़ना। दोस्तों, इसके बाद मां घर चली गई। तकरीबन 3 दिन तक मां को बार बार वही सपना आता रहा। लेकिन ऊपर वाले का शुक्र था कि इसके आगे कुछ भी नहीं हुआ। बस इतनी ही थी यह कहानी। मुझे उम्मीद है कि आपको यह जरूर पसंद आएगी। तो दोस्तों, देखा आपने, ये थी अमित की कहानी। कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि मैं ले चलता हूं आपको हमारी आज की चौथी कहानी की तरह। आइए सुनते हैं। हेलो दोस्तों, मेरा नाम जेजी राजपुर ही थे। मैं राजस्थान के जोधपुर का रहने वाला हूं। मैं आपकी कहानियां हर रात सुनता हूं। मेरे पास भी गांव की बहुत सारी कहानियां हैं जो कि मेरे ही गांव की है। मैं धीरे धीरे आपको भेजता रहूंगा। और खैर, बात नए साल की है, न्यू ईयर की। जब मैं अपने गांव गया था, यही कोई कुछ दिन रुकने के लिए। वैसे मैं साल में 1-2 बार गांव चला जाता हूं। सिर्फ माता पिता के बुलाने पर मुझे गांव आए हुए 5 दिन हो चुके थे। उस वक्त मेरे नाना जी का कॉल आया मेरे नानी हाल से। उन्होंने कहा कि इस बार थोड़ा इधर भी आना, बहुत साल हो गए हैं। दोस्तों, मैंने नाना जी से कहा
क्या आज ही आऊंगा। लेकिन दोस्तों, मैं उस दिन इतना बिजी था कि घर का काम करते करते शाम के 7 बजे फ्री हुआ। फिर मैंने सोचा कि क्यों ना नैनीताल के लिए रवाना हो जाता हूं। मैंने मां से कहा कि मैं नैनीताल जा रहा हूं। मां ने कहा कि सुबह चले जाना। मैंने कहा नहीं, अब ये चला जाता हूं। मैंने उनसे बोल दिया है, और वैसे भी मेरे पास बाइक भी तो है, क्यों ना मैं उसी में चला जाऊं। मां ने जब यह बात पिताजी हो गई तो पिताजी ने डायरेक्ट मना कर दिया। कहने लगे कि इस टाइम जाने से अब क्या होगा। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं माना। मैंने कहा नहीं, मैं तो आज ही जाऊंगा। पिताजी ने कहा कि वह रास्ता रात के लिए अच्छा नहीं है, और ऊपर से रात भी हो चुकी है। वह जगह यहां से बहुत दूर है, कम से कम 100 किलोमीटर। मेरी बात मां, सुबह चले जाना। दोस्तों, मैं जिद करता। फिर पिताजी ने कहा कि ठीक है जा, लेकिन 20 में कहीं पर भी गाड़ी मत रोकना, चाहे कुछ भी हो जाए, और अगर रास्ते में गलती से गाड़ी खराब हुई तो मामा को कॉल कर देना। दोस्तों, इतनी बात होने के बाद मैं वहां से रवाना हो गया। मैंने हाईवे वाला रास्ता लिया था। मैं तकरीबन 8 किलोमीटर आगे आ चुका था, लेकिन हाईवे मेरे नैनीताल तक नहीं जाती थी, क्योंकि नैनीताल से पहले तकरीबन 20 किलोमीटर दूर तक कच्चा रास्ता पड़ता है। पहुंचते पहुंचते मैंने कच्चे रास्ते पर अपनी गाड़ी डाल दी। पूरा रास्ता एकदम सुनसान था, किसी भी प्रकार की कोई आवाज नहीं आ रही थी। उस टाइम मैंने रास्ते में एक भी गाड़ी नहीं देखी, पर लेकिन मैं अपनी धुन में मस्त जा रहा था। घर अब 10 किलोमीटर की दूरी पर ही था। रास्ते में खड्डे बहुत है, इसीलिए मुझे गाड़ी धीरे चलानी पड़ रही थी। चलते वक्त मैंने रास्ते में देखा कि कोई गाड़ी रोकने के लिए हाथ दे रहा है। दोस्तों, उस समय मुझे यह बिल्कुल याद नहीं आया कि पिताजी ने मुझे गाड़ी रोकने को मना किया था, लेकिन जब मैं उस इंसान के पास पहुंचा तब मैंने पाया कि यह तो कोई बूढ़ा इंसान है। उसे देखकर मैंने गाड़ी रोक दी। लगा शायद इसे थोड़ी आगे ही जाना होगा। मैंने उनसे कहा कि बैठ जाओ बाबा। वह चुपचाप बाइक पर आकर बैठ गया। मैंने पूछा कि आपको कहां जाना है। उन्होंने सीधा मेरे नैनीताल का ही नाम बताया। मैंने तुरंत जवाब दिया कि अच्छा, मैं भी वहीं जा रहा हूं। बाबा ने कहा, किसके वहां जा रहे हो? मैंने अपने नाना और मामा का नाम बताया, लेकिन बाबा ने कहा कि अच्छा, उनके वहां जा रहे हो। तेरे नाना तो मेरे बचपन के दोस्त थे। मैंने कहा, अच्छा, वैसे आपका नाम क्या है? उन्होंने कहा कि मैं तो तेरे मामा को भी जानता हूं। मैंने कहा, आप रहते कहां हैं? उन्होंने कहा, मैं तो किसान हूं बेटा। दोस्तों, मेरा नैनीताल आ ही गया था। हम ठीक नैनीताल के गांव में घुसने ही वाले थे कि तभी बाबा ने कहा कि बेटा, मुझे यहीं पर उतार दे। मैंने कहा, यहां पर क्यों? गांव तो अंदर है। लेकिन उन्होंने कहा कि मेरा यही तक काम था। इसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं कहा। मैंने बस ठीक है बाबा कहा। लेकिन बाबा ने मुझसे कहा कि बेटा, तेरा दिल साफ है, तू जा, आराम से चला जा। दोस्तों, इसके बाद मैं सीधा निकल गया। जब मैं नानी के पास पहुंचा तो नानी खाना बना रही थी। थोड़ी ही देर में जब खाना थाली में परोसा गया तो मैं अपने मामा के साथ बैठा था। खाते खाते मैंने मामा से कहा कि मामा, रास्ते में एक बूढ़ा इंसान मिला था जो आपको और नाना जी को जानता था। कहने लगा कि नाना जी के बचपन का दोस्त है। मामा ने मुझसे पूछा, अच्छा, क्या नाम था उसका? मामा ने इतना कहकर नानी का आवाज लगाई। नानी जैसी ही आई तो मामा बोलने लगे कि यह देखो, इसको किसका नाम बता रहा है। मैंने कहा, क्यों, उस नाम में ऐसा क्या है? मामा और नानी ने मुझसे कहा कि पूरी बात ठीक से पता। मैंने पूरी बात बताई और लास्ट में नाम भी बताया। तो नानी ने मुझे कहा कि उस इंसान को मरे हुए 9 साल हो चुके हैं। दोस्तों, जब नानी ने यह बात बोले तो मैं जैसे का तैसे ही बैठा था। तकरीबन 15 से 20 मिनट था, एकदम चुपचाप शांत। मैंने खाना भी नहीं खाया। मैं बस यही सोचता रहा कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। आखिरकार उसने मुझसे बात किया है। लेकिन कुछ देर बाद नान ने मुझसे दोबारा कहा कि वो इंसान कई लोगों को दिख चुका है, लेकिन जिस जिस को दिखता है उनकी मौत हो गई है। और तो और उस रास्ते में कईयों के एक्सीडेंट हो चुके हैं। वह कोई इंसान नहीं था, वह उसकी आत्मा थी। उस इंसान को 4 लोगों ने मिलकर मार दिया था, जो कि 4 चोर थे। वह ठीक उसके घर पर चोरी करने आए थे और वह इंसान बाहर ही खेत में रहता था। बस इसी घटना के बाद से वह सबको इसी तरह दिखता है। दोस्तों, मेरी नानी हमारे कुल देवी की पूजा करती थी। उन्होंने मुझे तुरंत ही धागा बांधा और तिलक भी लगाया। साथ ही यह भी कहा कि उसने तुझे कुछ कहा था। मैंने कहा, हाँ, उसने मुझसे कहा था कि तेरा दिल साफ है।
न सीधा ही कहां था। दोस्तों, मुझे आज भी वह दिन याद करके बहुत डर लगता है। उस रात के बारे में सोचता हूं तो शरीर सहम जाता है। मैं तो उस रास्ते रात को क्या दिन में जाने से भी डरता